हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। और ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है वैसे तो मैथ का, लेकिन हमें कंपटीशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है और शॉर्ट हम इस वीडियो को करेंगे। यानी हम इसको करीबन 15 क्लासों के आसपास को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे पूरा पूरा। तो चलिए दोस्तों, हम ज्योमेट्री में शुरू करेंगे। और ज्योमेट्री में होता क्या क्या है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ज्योमेट्री में यहाँ हम कौन कौन सी टाइप्स की यहाँ चर्चा करेंगे, कौन कौन सी टाइप्स यहाँ होंगी। देखो, यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल। लाइन एंड एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करने वाले इसमें अगले टॉपिक की, वो है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल की चर्चा करेंगे यानी त्रिभुज की चर्चा करेंगे। त्रिभुज के बाद में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं चतुर्भुज की यानी क्वाड्रल। चतुर्भुज की चर्चा करने वाले हैं, चतुर्भुज। उसके बाद में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं वर्त की यानी सर्किल की। सर्किल की यानी हम इसमें लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में और वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं लाइन एंड एंगल यानी रेखा और कोण। सबसे बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको करेंगे। उससे पहले हम इसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे कि लाइन एंड एंगल्स होता क्या है, लाइन क्या होती है, उनके बारे में हम एक बार बेसिकली जानकारी लेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स पर। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लाइन और एंगल। तो लाइन और एंगल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि लाइन क्या होती है। लाइन के बारे में हम चर्चा करें कि लाइन क्या होती है, लाइन क्या होगी। लाइन यानी रेखा। रेखा क्या होती है दोस्तों, रेखा क्या होती है कि रेखा एक अनंत यानी उसकी न तो उद्गम होता है और न ही उसका कोई लास्ट पॉइंट होता है, न उसका कोई समापन होता है, न उसका कोई उद्गम होता है। कि हमें ये पता ही नहीं होता है कि वो कहां से निकली और कहां तक जा रही है। इसका मतलब हमें ये पता होता है कि वो अनंत से तो आ रही है और अनंत को ही जा रही है। यानी उसकी कोई लंबाई नहीं होती, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दोस्तों, लाइंस की बात करें तो लाइन क्या होती है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले बात करनी है पॉइंट की यानी बिंदु क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना होगा बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु तो दोस्तों, जैसे मैंने लगाया ऐसे, ये यहाँ पर एक डैश लगा दिया या यहाँ पर मैंने एक डैश लगा दिया। ये छोटा सा डैश है, ये एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है। ऐसे मैंने ये वाला एक पॉइंट बना दिया, ऐसे ये वाला एक पॉइंट बना दिया, जैसे ये वाला एक पॉइंट बना दिया, ऐसे ये वाला एक पॉइंट बना दिया मैंने यहाँ से। तो जैसे जैसे हम थोड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं, यानी पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी, यानी ए सर्कल विच डू नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड ए पॉइंट। यानी ऐसा वृत्त जिसकी कोई रेडियस कोई त्रिज्या नहीं होती, वो क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। यानी बिल्कुल छोटे से छोटा सर्कल, यानी सबसे छोटा सर्कल जिसकी कोई रेडियस नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। यानी अगर आप ऐसे एक मार्कर यहां रखेंगे, ऐसे मार्कर रखेंगे, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। यानी इसकी रेडियस क्या होगी, 0 होगी। यानी अति सूक्ष्म पॉइंट, अति सूक्ष्म वृत्त बनाएंगे हम जिसकी रेडियस क्या होगी, 0। तो उसे हम कहते हैं बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु की कोई रेडियस नहीं होती है। उसके बाद में हम चलते हैं लाइन, रेखा पर, कि रेखा क्या होती है। रेखा के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे कि रेखा क्या होती है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं यहां पर रेखा और एंगल्स वाले में, रेखा के ऊपर चलते हैं। रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। तो देखो, लाइन क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि रेखा बिंदु का एक समूह है जिसकी केवल लंबाई तो होती है, लेकिन उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी
इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये वन डायमेंशन है, यानी इसका एक डायमेंशन होता है, लेकिन इसकी लंबाई पता नहीं, यानी रेखा होती है ना वो इस प्रकार से, जैसे मैंने यहां ये बना दिया, इस प्रकार से एरो खींच दिया, इसमें इधर भी एरो है, इसका मतलब इधर भी इसका कोई पॉइंट पता नहीं है, यानी इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी इसका कोई पॉइंट मालूम नहीं है, यानी किधर जाएगी, ये इनफाइनाइट की ओर जाएगी। यानी रेखा है ना, उसका न तो कोई उद्गम होता है और न ही उसका क्या होता है, अंत होता है, यानी न तो उसका कोई इनिशियल पॉइंट है, ना ही उसका क्या है, लास्ट पॉइंट है। मतलब उसकी लंबाई अनंत होती है, यानी अनंत लंबाई की होती है, या हम कह सकते हैं कि अनंत बिंदु का समुच्चय, यानी अगर खूब सारे बिंदु, बहुत सारे बिंदु एक सीधी लाइन में, यानी एक सीधी लाइन में हो, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन सबको मिलाएंगे तो उनका एक सेट तैयार होगा, वो क्या होगा, रेखा होगी। यानी तो सार रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत बिंदु होता ही नहीं है, उसका कोई लास्ट पॉइंट नहीं होता है, कोई प्रारंभिक पॉइंट नहीं होता है, वो कहां से आई थी कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता है, अर्थात अनंत लंबाई की होती है। तो यहां से ये परिभाषा बनी कि रेखा बिंदु का एक ऐसा समुच्चय है या एक ऐसा समूह है जिसकी लंबाइयां तो होती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता है, उसका कोई अंतिम पॉइंट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। दोस्तों रेखा का कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई अंत पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे रेखाखंड, यानी सेगमेंट ऑफ लाइन, यानी एक निश्चित लंबाई की। रेखाखंड क्या होता है कि रेखाखंड में यहां से मान लो आपने कोई रेखा खींच दी, कि कोई हम एक रेखा लेंगे जिसमें अपना आपने मान लो एक रेखा खींच दी यहां पर, और उस रेखा की लंबाई हमें बतानी है। जैसे मैंने यहां से एक ये रेखा खींची और इस रेखा पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, जैसे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया ए, और मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, कौन सा, बी। तो यहां इस ए से लेके बी तक का जो खंड है इस रेखा का, इसकी हमें क्या है, लंबाई मालूम है, इसकी लंबाई क्या है, काउंटेबल है, इसकी लंबाई को हम काउंट कर सकते हैं ये कितनी होगी। और इसका दोनों पॉइंट यानी इसके दोनों छोर के बारे में भी हमें मालूम है, इसका एक छोर कौन सा है, ए है, इसका एक छोर कौन सा है, बी है, अर्थात इसके दोनों एंड पॉइंट मालूम है, इसके दोनों एंड पॉइंट क्या हमें मालूम, इसका प्रारंभिक पॉइंट भी मालूम है और इसका लास्ट पॉइंट भी हमें मालूम है कि इसका आरंभ ए से हुआ और इसका अंत बी पर हो गया। तो ए से बी तक का जो खंड होता है ये क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। और रेखा खंड को ऐसे ए बी के ऊपर ऐसे एक बार लगा के दिखाया जाता है, ये एक रेखा खंड का सिंबल हो गया कि ए बी के ऊपर बार लगाया जाएगा, इसका मतलब ए बी क्या है कि रेखा खंड है। तो दोस्तों रेखाखंड से मतलब क्या हुआ, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है जिसके दोनों पॉइंट हमें मालूम होते हैं, दोनों छोर हमें मालूम होते हैं, उसका प्रारंभिक पॉइंट भी और उसका लास्ट पॉइंट भी, अर्थात इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ए और एक बी, और इसकी लंबाई होती है ना वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब रेखाखंड के बाद में हम चलते हैं आगे कि प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या संगामी या प्रतिच्छेदी रेखाएं। हम रेखाओं की चर्चा कर रहे हैं तो रेखा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि रेखा का यहां से प्रतिच्छेद बिंदु या रेखा की जानकारी हम यहां से प्राप्त करते हैं। तो मैंने यहां से देखो इसको ऐसे बनाया कि जैसे ये कोई एक लाइन है, ये कोई क्या है, एक लाइन, ये एक रेखा है भाई, एक रेखा है, ये दोनों एरो पॉइंट है। हमने एक लाइन और बनाई, यानी ये एक लाइन और बना देता हूं मैं आपको, यहां से एक लाइन और बना दी है। तो मैंने एक लाइन और ले ली जो यहीं से गुजर रही है, यानी इसी पॉइंट से गुजर रही है, एक लाइन हमने और ले ली, ये हमारी, ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलती हैं, 3 लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, 5 लाइन हो सकती है, 10 लाइन हो सकती है, ये जिस पॉइंट पर आकर एक दूसरे को मिलेगी उसे हम कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, यानी उन लाइंस का क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। और यदि ये सभी एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं कहेंगे, या हम इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इनको क्या कहेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगामी रेखाएं कहेंगे।
जैसे मैंने यह मान लो ये रेखा है हमारे पास दो ही है, जैसे मैंने ये एक रेखा ली और यहां पर ये वाली एक रेखा ली, तो बताइए इन दोनों का ये संगम पॉइंट हो गया। यहां ये दोनों क्या हो रही है, मिल रही है इस बिंदु ओ पर। तो ये बिंदु ओ तो क्या कहलाएगा, ये तो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। और ये दोनों रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, संगामी रेखाएं हैं, कॉन्क्रेंट लाइन है इनकी, यानी क्या है, ये संगामी रेखाएं हैं इनकी। दोस्तों समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जहां लाइनें आकर मिलती हैं वो बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेद। या दोनों एक दूसरे को, या तीन है तो तीनों ही, चार है तो चार, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, संगामी पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु। और उन रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट आ रहा है इसमें कि यहां पर हम संगामी रेखाओं के बाद में बात करेंगे समानांतर रेखाओं की, पैरेलल लाइन और तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन की बात हम करेंगे। तो समानांतर लाइन क्या होती है, समानांतर रेखाएं क्या होती है, समानांतर रेखाओं की बात करेंगे। अगर हमारे पास दो लाइन है, जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई, ये लाइन मान लो मैंने मान ली एल लाइन है, और एक लाइन में और बनाता हूं, और ये लाइन कौन सी है, मान लो एम लाइन है। यदि इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे मैंने यहां पर इनका डिस्टेंस नाप दिया, तो वो मान लो मेरे पास डी डिस्टेंस आया। मैंने इन दोनों का यहां पर डिस्टेंस नाप लिया, तो वो भी मेरे पास कितना आया, डी आया। यदि मैं यहां से इनका डिस्टेंस नापता हूं, तो वो भी मान लो मेरा डिस्टेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। यदि दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम आ रहा है, यदि दो रेखाओं के बीच का अगर डिफरेंस हर पॉइंट पर सेम आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, समानांतर रेखाएं होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर, यानी एल है ना वो समानांतर होगी एम के। और समानांतर का सिंबल होता है इस प्रकार से, दो खड़ी लाइन कि एल समानांतर एम है, यानी एयर पैरेलल है किसके, एम के। तो ये कब होता है, जब दोनों के बीच का डिफरेंस है ना वो किसी भी पॉइंट पर आप देखो तो हर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यदि इस पॉइंट पर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इस पॉइंट पर भी 5 मिलेगा, इस पॉइंट पर भी 5 मिलेगा, इस पॉइंट पर भी 5 मिलेगा, इस पॉइंट पर भी 5। यानी इन रेखाओं के हर पॉइंट पर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। लेकिन ये डिस्टेंस होनी चाहिए 90, यानी लंबवत बनाती हुई होनी चाहिए। मतलब दोनों का, आप दोनों जो इसकी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं ना, ये दोनों एंगल सिमिलर होने चाहिए। मतलब ऐसी वाली पोजीशन भी हो सकती है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है। अगर मैंने इनका डिस्टेंस यहां चेक किया और ये जो लाइन है ये मैंने डिस्टेंस चेक कर लिया, ये डी लाइन है, ये इसका डिफरेंस क्या है, डी है। तो आपको जितना कोण यहां बन रहा है, मान लो यहां पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप 45 डिग्री का कोण बनाते हुए दूसरी लाइन खींचेंगे, यहां भी एंगल कितने का होना चाहिए, 45 का। तो ये दूरी भी डी ही होगी। यदि एंगल समान है, दोनों जगह एंगल क्या हो, समान, तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर आएगी, हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। तो दोस्तों समानांतर रेखाएं आपने समझी कि ऐसी रेखाएं जिनके हर पॉइंट पर दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या रहती है, इक्वल रहती है, वो क्या कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। और तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा का मतलब होता है यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा समानांतर रेखाएं हैं, जैसे मान लो ये समानांतर रेखा है, ये एक अन्य समानांतर आपके पास ये रेखा है, ये एक इनके समानांतर एक रेखा और है। यदि कोई रेखा इनको काटते हुए निकल रही है, इनको काटते हुए निकल गई कोई रेखा, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। जो दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को या असमानांतर रेखाओं को काट के निकलती है, वह रेखा क्या कहलाती है, वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो तिर्यक रेखा से मतलब क्या हुआ, जो रेखा उन रेखाओं को क्या कहेगी, काटती हुई निकल जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। अब इसके बाद में, रेखा के बाद में एक आता है किरण। हमने पढ़ा रेखा। रेखा क्या होती है,
अनंत लंबाई की, ठीक है ना, अनंत लंबाई की, मतलब ना उसका इनिशियल पॉइंट पता होता है ना उसका लास्ट पॉइंट पता होता है। फिर हमने कहा रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है, प्रारंभिक पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों मालूम होते हैं अपने को, कि ये किस बिंदु से शुरू हुई है, किस बिंदु पर जाके रुक रही है, इसका पता होता है। लेकिन किरण से क्या मतलब होता है, किरण से मतलब होता है एक ऐसी लाइन, यानी एक ऐसा लाइन जिसका इनिशियल यानी प्रारंभिक पॉइंट, उद्गम स्थल तो मालूम होगा हमें, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट मालूम नहीं होगा, वो अनंत की ओर जाएगी। यानी उसका उद्गम स्थल तो मालूम है, उसका प्रारंभिक पॉइंट मालूम है हमें, उसका इनिशियल पॉइंट मालूम है, यानी एक पॉइंट हमें मालूम होगा लेकिन उसका दूसरा छोर हमें मालूम नहीं होगा। जैसे ये जा रही है अनंत की ओर, यानी इसका ये वाला पॉइंट, जैसे मैंने इसको मान लिया ओ बिंदु, ये एक पॉइंट तो इसका फिक्स है, ये यहां से निकलती है, लेकिन आगे जाती है वो किधर जाती है, इनफाइनाइट की ओर, यानी इसका कोई पता नहीं है ये कहां तक जाएगी। अर्थात एक दिशा लंबाई की रेखा जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, इन उसका एक ही एंड पॉइंट होता है जो कि इनिशियल पॉइंट होता है, उसका उद्गम स्थल होता है। जैसे दोस्तों हम जनरली सूर्य की क्या पढ़ते हैं, तो सूर्य की रोशनी को हम पढ़ते हैं ना, सूर्य की किरणें, उनको किरणें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं उनका उद्गम स्थल कौन है, सूर्य है, अर्थात वो सूर्य से निकलती हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में वो कहां तक जाएंगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। अर्थात उनका उद्गम तो होता है लेकिन उसके एंडिंग पॉइंट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, किरण यानी रेज बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं, ठीक है ना, किरण बोलते हैं। दोस्तों किरण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। किरण क्या होती है, जिसका उद्गम यानी इसका प्रारंभिक पॉइंट तो होता है लेकिन अंतिम पॉइंट मालूम नहीं होता है, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब चलते हैं हम आगे एंगल्स में कि कोण क्या होता है। तो दोस्तों कोण क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो दो रेखाएं हैं और वो दो रेखाएं इस प्रकार से, मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन इस प्रकार से जा रही है, एक लाइन इस प्रकार से जा रही है आपकी, तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है, ये बीच का जो गैप होता है, यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोण। जैसे मान लो मैंने दो किरण ले ली, ये पॉइंट आपका ओ है, ओ से एक किरण निकली, ये वाली, ये किरण है, ये रेखा नहीं है, एक किरण मैंने यहां निकाली, तो इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव होता है ना, ये झुकाव ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है इस झुकाव को। अर्थात दो भुजाओं के बीच का झुकाव ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। यानी कि हमें दो भुजाओं दी होगी, उनके बीच का जो झुकाव होगा वही किसके बराबर होगा, एंगल के बराबर होगा, उसका मान क्या आएगा, एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं एंगल कितने प्रकार के होते हैं, या एंगल्स के प्रकार की बात हम करेंगे। तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल, यानी टाइप्स ऑफ एंगल की हम बात करेंगे। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण। कौन सा कोण आता है, न्यून कोण, या इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसकी माप 90 डिग्री से क्या हो बेटा, कम हो, जिसकी नाप क्या होगी, 90 डिग्री से छोटी होगी, यानी 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा उसे हम न्यून कोण पढ़ेंगे, यानी उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे मान लो मैंने दो लाइन खींची, या दो मैंने मान लो किरण ले लिए, किरण ये है, ये इसका पॉइंट है ओ पॉइंट, और एक किरण ये जा रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल आपका न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण। क्योंकि ये है ना आपका, ये थीटा है ना, वो लेस देन होना चाहिए कितने से, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे, इसके बाद में अगला कोण नंबर 2, समकोण। अगले बात हम किसकी करेंगे, समकोण की करेंगे, कि समकोण क्या होता है। दोस्तों समकोण की बात करनी है अपने को, समकोण क्या होता है।
समकोण होता है एक ऐसा कोण जिसकी माप एग्जैक्ट कितनी होगी, 90 डिग्री, जिसकी माप क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहेंगे, समकोण यानी राइट एंगल कहेंगे। जैसे ये एक का है, एक ये मान लो एक किरण है, एक किरण ये है, अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो, यानी थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो यह एंगल क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण। अब चलते हैं हम आगे, अगला हमारा आया अधिक कोण। कौन सा कोण है, अधिक कोण, यानी अब्यूट्स के एंगल की बात करेंगे अपन। तो यहां से अड्यूस के एंगल की, इसकी अधिक कोण की बात करेंगे। तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण का मतलब होता है ऐसे एंगल जो 90 से तो क्या होंगे, बड़े होंगे, लेकिन 180 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अधिक कोण। तो आपका अधिक कोण निकालना है कि हमें अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण के लिए सबसे पहले ये देखना, देखो इस प्रकार से मैंने मान लो एक क्या ले ली, किरण ले ली, और एक किरण मैंने इस प्रकार से ले ली। इन दोनों के जो बीच का एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 से क्या है, ये छोटा है। यानी आपका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो ये जो इसका मुंह खुला होता है ना, उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर इसका ये एरो का चिन्ह होता है ना, उधर की संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो बताओ 90 से तो थीटा क्या होगा, बड़ा, लेकिन 180 से थीटा क्या होगा, छोटा होगा। यानी थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगी, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा, अधिक कोण। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण, सरल कोण किसे कहते हैं या रिजु कोण किसे कहते हैं अपन, तो उसकी बात करते हैं। सरल कोण यानी एक ऐसा एंगल जिसकी माप एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। माप क्या हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री हो। जैसे मैंने मान लो ये इस प्रकार से एक लाइन ले रखी है, लेकिन मैंने यहाँ एक पॉइंट डाल दिया ओ, यहाँ ओ से मान लो दो किरणें निकल रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ निकल रही है। तो ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। अर्थात अगर ये एंगल आपका 180 डिग्री का होगा तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे या रिजु कोण कहेंगे या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, रिजु कोण कहेंगे, यानी सरल कोण कहेंगे। अब चलते हैं अगला पांचवा, वृहत कोण। वृहत कोण या अब हम उसमें चर्चा करें कि वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको हम रिफ्लेक्सिव कोण भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल की बात भी हम कहते हैं। ऐसा एंगल जो आपका 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, बिल्कुल छोटा होगा। यानी 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, बड़ा। उसे हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल, यानी उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे अपन। जैसे मैं यहां से आपको एक डायग्राम बनाए अपन यहां से, तो ये क्या आएगा दोस्तों, जैसे मैंने ये एक आपका एक रेखा ले लिया, एक ये आपकी क्या है, किरण है, एक दूसरी किरण मैंने यहां से ये बना दी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल 180 से तो क्या है आपका, बड़ा है। ये वाला एंगल 180 से क्या है, 180 डिग्री से तो एंगल क्या है, ये बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से ये एंगल क्या है, छोटा है। तो दोस्तों इस एंगल को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे या वृहत कोण कहेंगे। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा, क्या कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है। अब चलते हैं हम इसमें आगे कि अगला इसमें हम बात करेंगे कि अब आपके आगे आएगा कोणों के संबंध, यानी कोणों में आपसी, कोणों के हमने टाइप्स देख लिए। अब कोणों में रिलेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक कोण है उनके बीच में आपस में रिलेशन। तो उसका पहला, अगर हम रिलेशन की बात करें कि कोणों के रिलेशन की बात करें, तो उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे पूरक कोण।
कि हम पूरक कोण से मतलब समझते हैं दो ऐसे एंगल, कितने एंगल? दो एंगल जिनका सम, जिनका योग क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जिनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। जैसे मैंने इस प्रकार से एक लाइन बना रखी, एक क्या बना रखी है? रेखाएं बना रखी है, ओ से निकलती है, और मैंने एक यहां से आपकी किरण और बनाई है। अगर मैंने ये वाला एंगल ले लिया मान लो अल्फा, और मैंने ये वाला एंगल ले लिया बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा 90 हो, अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, तो अल्फा का पूरक कोण होगा बीटा, और बीटा का पूरक कोण होगा अल्फा। यानी दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री के बराबर है, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एक दूसरे के पूरक होंगे। तो दोस्तों पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। अब हम इसमें दूसरा पढ़ेंगे समपूरक कोण। दूसरा क्या लेंगे इसमें दोस्तों? समपूरक कोण पढ़ेंगे कि समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक कोण की बात करें तो समपूरक यानी सप्लीमेंट्री कोण। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो यहां भी वही दो एंगल होंगे, लेकिन उन दोनों का जो योग है ना सम, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कहलाएंगे। जैसे यहां देखो, हमने क्या बनाई है कि दो यहां किरण बनाई है जो बिंदु ओ से निकल रही है, ओ बिंदु से निकलने वाली दो किरण, और एक किरण ये और बना दी मैंने यहां पर। मैंने यहां पर एक पॉइंट डाल दिया, इसको ए नाम दे दिया मान लो, इसको मैंने नाम दे दिया बी नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सी नाम दे दिया, क्योंकि हमने इसको एक रेखाखंड में कन्वर्ट कर दिया। ओ से सी एक रेखाखंड है। तो ये वाला एंगल है वो मान लो मैंने अल्फा मान लिया, ये वाला एंगल है वो मान लो मैंने कितना मान लिया? बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे। यानी अल्फा का कौन होगा? बीटा संपूरक, और बीटा का संपूरक कौन होगा? अल्फा होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक होंगे। तो दोस्तों संपूरक से अर्थ क्या हुआ कि दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री, क्या कहलाते हैं? संपूरक। यानी टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्रीज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। और ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएगा, यहां सप्लीमेंट्री आएगा। क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे दोस्तों? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। चलते हैं हम आगे। अगला हमारा आता है रेखिक युग्म कोण। देखो ये एक नया चीज है बिल्कुल। रेखिक युग्म किसे कहते हैं? रेखिक युग्म कहते हैं। तो हम उसको एक अच्छे से समझते हैं, एक बार यहां पर अच्छे से समझते हैं इस वाले बात को कि रेखिक युग्म क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 3 लाइन दे रखी है। एक लाइन ये है, इसको अन्य लाइन मान लो ये वाली लाइन इसको क्या कर रही है? काट रही है, ठीक है ना। एक मैंने यहां पर और ले रखी है, किरण ले रखी है जो इस बिंदु ओ से निकलती है। या आपका बिंदु कौन सा है? ओ। तो रेखिक युग्म से मतलब होता है एक रेखा के एक ही साइड में, अगर मैं इस एल रेखा की बात करूं, ये मेरा एम है, मान लो एम रेखा है, और ये इसको मान लो ये तो एक किरण है जिसको मैंने नाम दे दिया एन, ये एक एन किरण है। यदि मैं बात करूं एल रेखा के सापेक्ष, तो एल रेखा ये वाली होगी। यानी एल रेखा की हम बात करें तो एल रेखा हमारी ये वाली रेखा एल है। इस रेखा के एक तरफ, यानी चाहे आप इधर की साइड में देख लो, यदि इन दोनों एंगल्स की बात करें तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण। और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इनका योग हमेशा कितना होता है?
180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जैसे संपूरक का होता है वैसे। ऐसे ही हम इस लाइन की बात कर रहे थे, इस लाइन से इस साइड के एंगल्स की बात करें, इधर के एंगल, तो एंगल नंबर फर्स्ट, एंगल नंबर सेकंड और एंगल नंबर थर्ड, इन तीनों एंगल्स का योग भी 180 डिग्री आएगा। और ये तीनों कौन से कोण कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। यानी एक रेखा के सिंगल यानी वन साइड में बनने वाले, एक रेखा के एक बार में एक रेखा के वन साइड में बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? आपके रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। जैसे अब मैं इसको दूसरी रेखा के ऊपर और निकाल के बताऊं कि दूसरी रेखा से आप निकालें यहां से कि हम यहां पर मान लो कोई दूसरी रेखा के लिए करते हैं, इसको दूसरी रेखा के लिए मानते हैं कि जैसे मैंने मान लो यहां पर मैंने मान लिया कि जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये वाली आ रही है यहां पर, एक लाइन यहां पर ये वाली आ रही है, ये वाली इसके एक किरण है, एक किरण ये है। तो दोस्तों इस लाइन के सापेक्ष अगर निकालना हो, ये वाली लाइन अपन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हेडिंग इसको थोड़ा सा कर दूं, ये वाली इस लाइन के सापेक्ष हम इस लाइन को देख रहे हैं। तो ये जो नीचे चार कोण बन रहे हैं, ये चारों कोण, ये चारों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। यानी क्योंकि इन सबका योग किसके बराबर हो रहा है? 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो ये रेखिक युग्म कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस रेखा को मान ले, अगर मैं इस रेखा को महत्व दूं कि ये वाली रेखा है, इसको मान ले, तो इन कोणों का योग, इन चारों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री। और ये भी क्या कहलाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कोण भी क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कहलाएंगे। ऐसे ही इस रेखा की इस साइड वाले देखें दोनों, तो ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कहलाएंगे। यानी रेखिक युग्म से मतलब होता है एक रेखा के एक ही साइड बनने वाले सभी कोण क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। और उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। उन सबका योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले वाले में। अगला हमारा है आसन कोण। कि आसन कोण क्या होते हैं? आसन कोण की बात करेंगे, एडजेसेंट एंगल की बात करें कि आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट कोण की बात करें। देखो मैंने ऐसे इस प्रकार से मान लो एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है। इस पॉइंट से किरण निकली, ये आपके किरण है। दूसरी किरण मैंने यहां से ये निकाल दी कि दूसरी किरण यहां पर ये वाली निकल रही है इस पॉइंट से। और मैंने तीसरी किरण यहां से ये वाली निकाल दी इस प्रकार से। जैसे एक पंखे की पंखुड़ी होती है ना, एक अपने छत पंखे की 3 पंखियां होती है, उनकी प्रकार से अगर उनका ये वाला एक वर्टेक्स क्या है, उनका शीर्ष क्या होना चाहिए? यदि शीर्ष उनका क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ हो। शीर्ष उनका क्या हो? उभयनिष्ठ होना चाहिए। अगर उनका शीर्ष क्या दे रखा है? उभयनिष्ठ दे रखा है। दूसरी बात, जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल्स में ये वाली जो किरण है वो क्या है? कॉमन है। ये वाली किरण क्या है? दोनों में कॉमन किरण है। इस कॉमन किरण की बात कर रहे हैं अपन। यानी एक भुजा क्या होनी चाहिए? कॉमन। यानी एक क्या होना चाहिए? ये वाली भुजा इसकी क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। उनका एक शीर्ष क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है। एक शीर्ष उनका क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है। ये शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया। ओ बिंदु इनका क्या है? कॉमन पॉइंट है। तो इसके दोनों उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोण क्या बनेंगे? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर। एक इस भुजा से इधर बनेगा तो दूसरा इस भुजा से इधर बनेगा। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। यदि उनका वर्टेक्स क्या हो? एक ही हो, उनकी एक साइड क्या हो? कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो ये और उस कॉमन भुजा के विपरीत और दोनों कोण बनने चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण। जैसे आप ये कहें कि सर क्या ये भी आसन होता है क्या? जैसे मैंने ये आपने लाइन यहां बनाई, एक लाइन हम यहां से ये वाली बना लेते हैं,
एक लाइन हम यहां से ये वाली बना लेते हैं। मैंने इसको कॉमन मान लिया, हमने कॉमन किसको कर दिया, हमने कॉमन मान लो इस लाइन, ये वर्टेक्स आपका कॉमन है ही, मैंने इसको कॉमन मान लिया, इसको कॉमन। तो एक एंगल तो ये पूरा बन रहा है, एक एंगल तो ये पूरा, और एक एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। यानी एक उभज यानी एक भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। इस एंगल के लिए भी ये कॉमन है, यानी मैं इसको एक नाम दे दूं ए। तो बिंदु ओए यानी जो ओए भुजा है ना, आपकी ओए किरण है, वो इस एंगल के लिए भी सेम है और इस एंगल के लिए भी कॉमन है, यानी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। इसका एक शीर्ष भी क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी इसका ये ओ बिंदु है ना, वो एक ही पॉइंट से निकल रही है सभी। लेकिन ये इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ही कोण एक ही तरफ बन रहे हैं, और एक तरफ नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, विपरीत ओर बनने चाहिए। कैसे बनने चाहिए, विपरीत साइड में बनने चाहिए। इसलिए ये कोण आपके आसन कोण नहीं है, आसन कोण ये होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, ये वाले कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। इसके अलावा अगर दो लाइन एक दूसरे की क्या है, समानांतर है, दो लाइन एक दूसरे की क्या है, समानांतर जा रही हैं, और इन समानांतर लाइनों को कोई तीसरी लाइन काट देती है, यानी कोई तिर्यक रेखा इनको काट देती है, तो दोस्तों ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये वाले एंगल जिनकी क्या है, भुजा तो कॉमन है, एक एंगल कॉमन है, लेकिन इनका ये वर्टेक्स ये अलग है, इनको भी हम आसन कोण ही कहते हैं। ये तो हम बहुत बार पढ़ते भी हैं, ये तो आपको समझ में भी आता होगा कि ये तो आसन होता है ये, लेकिन ये भी आसन होते हैं, ये वाले भी आसन होते हैं। उसके लिए आपको ये डेफिनेशन मैंने दे दी यहाँ पर कि उनकी भुजा एक होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, उनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, और दोनों एंगल भुजा के विपरीत ओर बनने चाहिए, तो वो आसन कोण होते हैं। और इस प्रकार से अगर कोई समानांतर रेखाएं हैं और उनके अंदर भी अगर ये दो कोण बन रहे हैं इस प्रकार से, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। और इनका अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है ना, तो इन दोनों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं इसी समानांतर रेखाओं वाली के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम दोस्तों समानांतर रेखाओं की। दो समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा दी गई है यहाँ पर, दो तो हमें क्या दे रखी है, समानांतर रेखा दे रखी है, और दो हमें एक क्या दे रखी है, तिर्यक रेखा। ये आपकी एन तो क्या है, तिर्यक रेखा है, और एम और एल क्या है, ये एम और एल है, क्या इसके दे रखे हैं समानांतर। ये एंगल आपका 1 बन रहा है, ये एंगल आपका 2 बन रहा है, ये एंगल आपका 3 बन रहा है, ये एंगल आपका 4 बन रहा है। ऐसे ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल कौन सा है, 8 है। दोस्तों यहां जो एक जैसे बनेंगे, जैसे 1 है ना, 1 किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है, 5 के सिमिलर दिखाई दे रहा है। एक किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है, 5 के, मतलब एक जैसे भाग में। जैसे 1 है ना, आपका 1 है वो इस वाली लाइन, इस तिर्यक रेखा से आपका किधर बन रहा है, दाहिनी ओर बन रहा है, ऊपर की ओर। तो यहां देखो 5 भी क्या हो रहा है, 5 भी यहां दाहिनी ओर बन रहा है, ऊपर की ओर, मतलब दोनों एक जैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है दोनों, इसलिए इनको बोलते हैं संगत कोण। कौन से कोण बोलते हैं, संगत। इसका मतलब 2 का संगत कौन होगा, 6 होगा, 3 का संगत कौन होगा, 7 होगा, 4 का संगत कौन होगा, 8 होगा। तो दोस्तों एक जैसे दिखने वाले कोण, या बोल सकते हैं एक ही भाग में स्थित कोण, जैसे पहले चतुर्थांश में वाले पहले चतुर्थांश के बराबर, दूसरे चतुर्थांश वाले आपस में बराबर, तीसरे चतुर्थांश वाले आपस में बराबर, और चौथे चतुर्थांश वाले भी आपस में बराबर, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इनको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरे कि यहां इसको हटा देता हूं, इसके बाद में हम यहां पर बात करें कि हम यहां बात करने वाले हैं एकांतर कोणों की। कौन से कोणों की, एकांतर। जैसे ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, इसको अगर ये आपकी एन लाइन काट रही है, ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो दोस्तों ये 3 नंबर यानी एक जेड बनेगा। आप देखो अगर दो इक्वेशन समानांतर है तो वहां एक ऐसा जेड बनेगा।
जेड बनेगा। तो इस जेड में जो ये एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट यानी कि एकांतर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? एकांतर। यानी कोण नंबर 3 है ना, कोण नंबर 5 का क्या है? एकांतर होते हैं। और ये भी अगर एल और एम दोनों समानांतर हैं तो ये हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल कोण बनाएंगे, यानी इक्वल होंगे 3 और 4। ऐसे दोस्तों आपका जेड तो इधर भी तो बन रहा है। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये देखो, मैंने यहां येलो वाली लाइन बना रहा हूं इस प्रकार से, लेके यहां ऐसे आ गया। तो ये दो एंगल भी तो जेड बना रहे हैं, ये भी तो एक जेड की तरह से बना रहे हैं। तो ये वाले दोनों भी आपस में क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। यानी इस प्रकार से कोई एंगल बनते हैं तो ये दोनों एकांतर होते हैं। ये जेड ऐसे भी बन सकता है, यानी ये दोनों क्या होंगे? एकांतर। लेकिन शर्त है कि ये दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, दोनों समानांतर होनी चाहिए। जैसे आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसे बन के ऐसे चला गया। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो एक जेड की तरह ही है, यानी ये एंगल भी इसके क्या होगा? एकांतर होगा। इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इन एकांतर कोण से ये क्या होते हैं, तो उनमें हम चलते हैं। ये रहा आपका एकांतर कोण। क्या होता है? तो एकांतर कोण से मतलब होता है कि अभी हमने देखा था कि जेड जो बनता है उसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर। और वो आपस में बराबर होते हैं। तो 3 का एकांतर कोण है 5 और 4 का एकांतर कोण है 6। इसके बाद में हम बात करें संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग, तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की चर्चा की। एक जैसे भाग में दिखने वाले एंगल, जैसे हमने यहां चर्चा की थी ना, ये नंबर 1 आपका एंगल है, ये आपका नंबर 1 है। जो एंगल है 1 नंबर वो इस 5 नंबर के क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। 2 नंबर है वो इस 6 नंबर के क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। 3 नंबर एंगल है वो 7 नंबर के क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। 4 नंबर एंगल है वो 8 नंबर के क्या होगा? संगत होगा, यानी इसे संगत कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन सा हुआ? 1 नंबर और 5 नंबर संगत हैं, 2 और 6 संगत हैं, 3 और 7 संगत हैं, 4 और 8 ये भी एक दूसरे के क्या हैं? संगत कोण हैं, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, सॉरी अल्टरनेट नहीं करस्पॉन्डिंग है। तो इन्हें बोलते हैं हम संगत कोण। तो दोस्तों ये था हमारा रेखा और एंगल से संबंधित हमारा थोड़ा सा थ्योरी, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, ताकि हम कल इसके जब एग्जाम्पल करें तो आराम से इसके एग्जाम्पल कर पाए। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने यहां देखे, इन कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम कल जब इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल आसानी से हो जाएं, क्योंकि इन्हीं सभी कोणों के प्रयोग से, इन्हीं के प्रयोग से हम ये सारे करने वाले हैं। इसलिए आपको इन सब कोणों को, इन सब फंडामेंटल्स को, इन सभी जो आपको मैंने अभी पढ़ाया ये अच्छे से याद कर लेना है, ताकि कल की क्लास शुरू हो तो उसमें मजा आ जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे चले जाना। धन्यवाद।